जय हिंद सभी को। आइए चौहान सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की क्लास में बात होगी प्राचीन भारत के इतिहास में अशोक के अभिलेख। जैसा कि अशोक के बारे में जानकारी थी वो आपको पहुंचा दी। अशोक ने कलिंग युद्ध किया, उसके बारे में भी वीडियो अपलोड है, आप वीडियो देखिए, उससे जानकारी लीजिए और नोट्स बनाते चलें। और आज की क्लास में बात होगी अशोक के अभिलेख के बारे में। अशोक ने जो अभिलेख जारी किए हैं इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी है और इस बारे में पूरी आपको जानकारी दी जाएगी। और जो लोग भी इस चैनल में नए हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और कॉपी पेन लेके साथ में बैठें, साथ में नोट्स बनाते चले, नोट डाउन करते चले और उसको पॉइंट को एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट करते चले। तो आइए बात करें अशोक के अभिलेख। आज की क्लास में बात होगी अशोक के अभिलेख के बारे में। अशोक को पहले कोई सपना तो आया नहीं अशोक को अभिलेख जारी करने का। तो पहला एग्जाम पॉइंट जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि अशोक को अभिलेख जारी करने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी। ईरानी आक्रमण, ईरान का आक्रमण हुआ था, ईरानियों ने आक्रमण किया था, तो उसका शासक था दारा प्रथम, जिसको डेरियस प्रथम के नाम से जाना गया। उसने अभिलेख जारी किया था सर्वप्रथम। उससे प्रेरणा लेकर, उससे प्रेरित होकर अशोक ने भारत में अभिलेख जारी किया था। इसको भारत में अभिलेख का जनक किसे कहा जाता है? भारत में अभिलेख का जनक अशोक को कहा जाता है। अभिलेख जारी करना, अभिलेख का निर्माण करना, निर्माण करता है अशोक। अशोक है भारत में अभिलेख का निर्माण करता, अभिलेख जारी करने वाला जनक अशोक। और इसको प्रेरणा कहां से मिली थी? डेरियस प्रथम से मिली थी। दारा प्रथम से इसको अभिलेख जारी करने की प्रेरणा मिली थी। और अशोक के जो अभिलेख हैं वो 3 भाग में रखे गए। कैसे? पहला भाग शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहा लेख। रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स और केव इंस्क्रिप्शन। मतलब शिलालेख, रॉक एडिक्ट्स, स्तंभ लेख, पिलर एडिक्ट्स, गुहा लेख, केव इंक्रिप्शन। समझिए, शिलालेख वे लेख हैं जो शिलाओं पर, चट्टानों पर लेख लिखे गए हैं। लेख का मतलब अशोक ने प्रजा को संबोधित करने के लिए, अपनी जनता, अपनी प्रजा को संबोधित किया, अपने शासनादेश को जारी किया है। उसको जारी करने का माध्यम किसको बनाया? अभिलेख को बनाया है। अशोक ने प्रजा को संबोधित करने के लिए, अपने प्रजा से संबंधित अपने शासनादेश को जारी करने के लिए इसका अभिलेख को माध्यम बनाया। अभिलेख के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया है और अपने शासनादेश को जारी किया है। इसको जारी करने के 3 पार्ट में रखा गया। शिलालेख के माध्यम से, स्तंभ लेख के माध्यम से और गुहा लेख के माध्यम से शासनादेश को, आदेशों को, शासनादेश को, प्रजा को संबोधित किया है। शिलालेख वे लेख हैं जो शिलाओं पर, चट्टानों पर लिखे गए, शिलालेख कहलाए। स्तंभ लेख वे लेख हैं जो पिलर एडिक्ट, मतलब पिलर पे, खंभों पर लिखे गए लेख, स्तंभ लेख। गुहा लेख गुफाओं का निर्माण करा के उस पर लेख उत्कीर्ण कराना, गुहा लेख कहलाया। ये थे। इसके बाद जो अशोक के अभिलेख जारी हुए हैं ये ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ग्रीक लिपि और अरमाइक लिपि, इन चारों लिपियों में अशोक के अभिलेख जारी हुए हैं। याद रखिएगा, अशोक के अभिलेख किन लिपियों में जारी हुए? ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ग्रीक लिपि और अरमाइक लिपि है ये लिपि। और अशोक के सबसे ज्यादा जो अभिलेख जारी हुए वो ब्राह्मी लिपि और ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में जारी हुए। सबसे ज्यादा अशोक के अभिलेख जो मिले हैं, सबसे ज्यादा अशोक के अभिलेख किस लिपि में मिले हैं? ब्राह्मी लिपि में। किस भाषा में मिले हैं? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। और अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, जिसको इसका बाद वो पुष्यमित्र शुंग आया था, उसने स्तूपों का विनाश करके नष्ट किया। 84,000 स्तूपों का उसने विनाश कर दिया था, फिर उसकी जगह मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो ये आगे की क्लास में पुष्यमित्र शुंग पढ़ेंगे वहां। लेकिन अभी अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरमाइक लिपियों में और प्राकृत भाषा का सबसे ज्यादा लिपि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। सबसे ज्यादा अभिलेख ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में मिले। तब ये हो गए। इसके बाद भारतीय पुरातत्व के जनक, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। और अभिलेख के जनक, अभिलेख के जनक कौन? अशोक। अभिलेख जारी करता, निर्माण करता कौन? अशोक। भारत में अभिलेख का जन्म दाता कौन? अशोक। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1879 ईस्वी में अशोक के लेखकों का, जो अशोक के ये लेख हैं, इनका एक संग्रह कर कार्पस इंस्क्रिप्शना इंडिकेरम में प्रकाशित किया है। किसने किया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1879 ईस्वी में अशोक के लेखों का एक संग्रह बनाया और उसको कार्पस इंस्क्रिप्शना इंडिकेरम में प्रकाशित कराया है। इसके बाद अब अशोक के अभिलेख की बात करें। अशोक का अभिलेख आपको बताया कैसे जारी हुए, कैसे इसको प्रेरणा कहां से मिली। इसके बाद अशोक ने ये अभिलेख तो बनाए, इसके अशोक के अभिलेखों की खोज, पहला एग्जाम पॉइंट वो हो गया कि अशोक को अभिलेख जारी करने की प्रेरणा दारा प्रथम, डेरियस प्रथम से मिली।
इसको अशोक अशोक के अभिलेख की खोज सर्वप्रथम टी पैंथलर ने की थी, 1750 में की थी। और कौन सा अभिलेख खोजा था? दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख खोजा था। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की खोज किसने की थी? टी पैंथलर ने 1750 ईस्वी में। तो अशोक के अभिलेख की सबसे पहले खोज किसने की? ध्यान रखिए, बहुत पूछा जाता है पॉइंट। अशोक के अभिलेख की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? टी पैंथलर ने की थी। कब? 1750 में। दूसरा एग्जाम पॉइंट, अशोक के अभिलेख की खोज इन्होंने कर ली, टी पैंथलर ने। लेकिन अभिलेख में क्या लिखा है? कौन सा अभिलेख था? दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख था। अब इस स्तंभ लेख में बताया, लेख लिखा है, स्तंभ पर, पिलर पर लेख लिखा है, खंभों पर लेख लिखा गया है, कुछ ना कुछ लिखा है। तो उस लेख में क्या लिखा है, इसको पढ़ने का सबसे पहले प्रयास, ये श्रेय किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेप को जाता है। 1837 ईस्वी में 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। और ये ब्राह्मी लिपि में था, तो इसलिए कहा जाता है कि जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और किस कहाँ पढ़ा था? इस स्तंभ लेख को पढ़ा था, जो ब्राह्मी लिपि में था। कब? 1837 में। तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने का सफलता किसने प्राप्त की? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। खोजा किसने? टी पैंथलर ने 1750 ईस्वी में खोज की, और जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता हासिल की थी। इसके बाद दिल्ली टोपरा अभिलेख कैप्टन कोलियार ने खोजा था 1785 में। बराबर और नागार्जुनी गुफा बताया, जैसे कि वो गुफा है, बराबर की गुफा, सुदामा की गुफा और नागार्जुनी गुफा, ये इसकी खोज हैरिंगटन ने की थी 1785 ईस्वी में। इसके बाद इलाहाबाद स्तंभ लेख की खोज टी.एस. बर्ट ने की थी 1834 ईस्वी में। गिरनार अभिलेख की खोज लेफ्टिनेंट कर्नल टाड ने की थी 1822 ईस्वी में। बाबरू, जो कि बैराट राजस्थान में, के बर्ट ने 1840 में खोज की। रुमिंदे स्तंभ लेख फेरर ने 1896 में की थी। उसको याद रखिएगा, रुमिंदे स्तंभ लेख सबसे छोटा स्तंभ लेख है और बुद्ध की जीवन से संबंधित है। रुमिंदे पॉइंट यही बता दे रहा हूँ आपको, आते जा रहे हैं। सारनाथ स्तंभ लेख आर.एल. स्टाइन ने खोजा था। सारनाथ का जो स्तंभ लेख है उसकी खोज आर.एल. स्टाइन ने की थी, 1905 में की थी। दोनों पॉइंट एग्जाम से हाईलाइट होंगे। और ऊपर की ये दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। इसके बाद मास्की अभिलेख बीडेन ने खोजा था 1915 ईस्वी में। तो ये अभिलेखों की खोज करने वाले अभिलेख थे, और उनकी खोज किसने की? तो ये थे। इसके बाद आइए बात करें, जैसा कि बताया अशोक के अभिलेख 4 लिपि थी, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक। तो इसको एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट होगा, क्योंकि आपका यूपी पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस और कई पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है कि शहबाजगढ़ी और मनसेरा अभिलेख, जो कि पाकिस्तान में है, ये खरोष्टी लिपि में है। शहबाज आता कि दिए गए अभिलेख को मिलान कीजिए। शहबाजगढ़ी और मनसेरा अभिलेख, एक तरफ अभिलेख लिखे होंगे, एक तरफ लिपि लिखी होंगी। तो शहबाजगढ़ी मनसेरा अभिलेख किस लिपि में है? खरोष्टी लिपि में। तक्षशिला और लगमान काबुल में अरमाइक लिपि में लिखे गए। कौन सा? तक्षशिला अभिलेख और लगमान अभिलेख अरमाइक लिपि में है। इसके बाद ये एक है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, सारे कुना अभिलेख जो है, सारे कुना अभिलेख कहाँ? कंधार प्रदेश में है। कंधार प्रदेश में है। ये द्विभाषी अभिलेख है। अशोक के सभी अभिलेखों में से कौन सा ऐसा अभिलेख है जो द्विभाषी अभिलेख है? सारे कुना अभिलेख है। और इसमें अरमाइक और ग्रीक लिपि, अरमाइक और ग्रीक लिपि या ग्रीक भाषा, अरमाइक भाषा या ग्रीक भाषा का प्रयोग हुआ है। सारे कुना अभिलेख जो कि कंधार प्रदेश में है, ये द्विभाषी अभिलेख है, और इसमें अरमाइक भाषा और ग्रीक भाषा का प्रयोग हुआ है। तो ये थे, ये इसका एग्जाम पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट है ये। अब बात करते हैं अशोक के शिलालेख, अशोक के रॉक एडिक्ट्स। अशोक के शिलालेख, अशोक के 14 शिलालेख हैं, 14 है, इसी कारण इसको चतुर्दश शिलालेख कहा जाता है। चतुर्दश शिलालेख कहा जाता है। तो इसमें वन बाय वन करके बहुत पूछा जाता है। इसमें भी पहला प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा, मतलब पूछा जाता है कि पशु बलि की या जीव हत्या का निषेध किस अशोक के किस अभिलेख में मिलता है, किस शिलालेख में मिलता है? तो प्रथम शिलालेख में है, जिसमें अशोक ने उत्कीर्ण किया है कि पशु बलि की निंदा की है। उसमें उसका वर्णन किया है कि पशु बलि की जो है वो नहीं करना चाहिए, उसकी निंदा की है। और जीव हत्या को निषेध किया है, जीव हत्या करना इसमें पाप बताया और निषेध किया कि अब जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा शिलालेख मनुष्य और पशुओं दोनों को चिकित्सा की व्यवस्था की है। मनुष्य और पशुओं के लिए, दोनों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की है। जैसा कि मैंने उसमें आपको अशोक में पढ़ाया था कि सबसे पहले भारत में सर्वप्रथम अस्पताल, औषधालय, अस्पताल का निर्माण करने वाला कौन सा था? अशोक था। सबसे पहले अस्पताल का, भारत में अस्पताल का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था। इसीलिए यहाँ पे बताया
दूसरे शिलालेख में इसके उत्कीर्ण है लेख है कि मनुष्य और पशुओं दोनों के लिए इसने चिकित्सा की व्यवस्था की है। तो चिकित्सा की व्यवस्था कैसे की है? अस्पताल का निर्माण कराया होगा तभी व्यवस्था की है। और इसी दूसरे शिलालेख में बताया चोल, पांड्य, सातिपुत्र और पेरल पुत्र की भी चर्चा है। ये दक्षिण भारत के साम्राज्य हैं, वंश हैं, चोल, पांड्य, सातिपुत्र, केरल पुत्र की चर्चा की है। ये एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा, पूछा गया है कि दक्षिण भारत के चोल, पांड्य, सातिपुत्र, केरल पुत्र की चर्चा किस शिलालेख में मिलती है? तो दूसरे शिलालेख में मिलती है। तीसरा शिलालेख राजकीय अधिकारियों को प्रत्येक 5 वर्ष, तीसरे शिलालेख में भी अशोक ने अपने राजकीय अधिकारियों को आदेश, शासनादेश जारी किया है कि प्रत्येक 5 वर्ष में वो राज्य का भ्रमण करें, राज्य का दौरा करें। और उसके बाद इसमें एक वर्णन और किया है, तीसरे शिलालेख माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए। ये इसका उल्लेख और इसने जारी किया था कि अपने माता पिता की आज्ञा को मानना चाहिए। इसका चौथा शिलालेख भेरी घोष, भेरी घोष मतलब विजय घोष, भेरी घोष की जगह, विजय घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की है। मतलब वध और हिंसा का त्याग करके क्या अपनाया? उसने धम्म को अपनाया। ये किसमें मिलता है? चौथे शिलालेख में। पांचवें शिलालेख में धम्म महामात्र की नियुक्ति, धम्म महामात्र की नियुक्ति की है पांचवें शिलालेख में। छठे शिलालेख में प्रतिवेदक की चर्चा, एक प्रतिवेदक की नियुक्ति की है, उसकी चर्चा की है। और प्रत्येक प्रतिवेदक को का कर्तव्य सौंपा है, प्रत्येक प्रतिवेदक का कर्तव्य है कि वो अशोक को प्रजा के हाल चाल से उसकी परिचित करा, उसकी जानकारी दे कि प्रजा उसकी कैसी है। प्रतिवेदक को राज्य भ्रमण पर ये उसके कर्तव्य बताएं कि आपको राज भ्रमण पर जाना है और मुझे प्रजा के हालचाल से परिचित रखे, उसकी जानकारी देते रहें। ये प्रतिवेदक की चर्चा किसमें की है? छठे अभिलेख में, शिलालेख में की है। सातवें शिलालेख में सभी संप्रदायों के लिए, सातवें शिलालेख में सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की घोषणा की है। मतलब अशोक ने किसी भी दूसरे धर्म का अपमान नहीं किया। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, बौद्ध धर्म का दूसरे विदेशों में भी प्रचार किया, श्रीलंका में प्रचार किया, नेपाल में भी प्रचार प्रसार किया। उसके बाद भारत में भी बहुत प्रचार बताया, जैसे कि 84,000 स्तूप का निर्माण कराया था। बौद्ध धर्म का बहुत विस्तार से बौद्ध धर्म को विश्व स्तर पर पहचान अशोक ने दिलाई थी। लेकिन किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं किया, किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं किया। इसीलिए सातवें शिलालेख अभिलेख में उसके जारी है सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की घोषणा उसने की है। सहिष्णुता, किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं करता था। इसका आठवें शिलालेख में सम्राट की धर्म यात्रा का वर्णन है। बोध गया की यात्रा की थी, जैसा कि मैंने आपको उसमें वीडियो में इसके पहले की क्लास में डिस्कस भी किया है कि अशोक ने बोध गया की यात्रा कब की थी? अपने शासन के 10वें वर्ष की थी। अपने शासन के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा पे अशोक गया था। उसका वर्णन 8वें शिलालेख में है। उसके सम्राट की धर्म यात्रा का वर्णन है, जो की वो बोध गया की यात्रा की थी, उसने 10वें शासन के 10वें वर्ष की थी। 9वें शिलालेख में विभिन्न प्रकार के समारोह की निंदा की है। अशोक ने 9वें शिलालेख में जो विभिन्न प्रकार के राज्य में जो विभिन्न प्रकार के समारोह मनाए जाते थे, त्योहार मनाए जाते थे, उसकी निंदा की है 9वें शिलालेख में। 10वें में अशोक ने यश और कीर्ति का त्याग करके यश और कीर्ति की जगह धम्म नीति पर बल दिया, उसको श्रेष्ठ बताया कि धम्म नीति श्रेष्ठ है। 11वें शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की है। 11वें शिलालेख में अशोक ने धम्म नीति की व्याख्या की और मैंने बताया है कि धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई? राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा यहाँ ली है, व्याख्या की है, वो कहाँ से ली है? राहुलोवाद सूत्र से ली है। इसके 12वें शिलालेख में सर्वधर्म, जैसा कि बताया सभी धर्मों का सम्मान करता था, तो 12वें शिलालेख में वर्णन किया अशोक ने सर्वधर्म तथा स्त्री महामात्र की चर्चा भी की है इसने। इसका 13वां शिलालेख जो इसका सबसे प्रसिद्ध शिलालेख था, कलिंग युद्ध का, जिसमें सबसे कलिंग युद्ध हुआ था, भयानक युद्ध था, तो कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में और यमन राज्य का वर्णन भी इसमें 13वें शिलालेख में किया है। 14 में शिलालेख, 14वें शिलालेख में 14 नंबर पे जो शिलालेख है उसमें अशोक ने प्रजा को, जनता को धार्मिक जीवन बिताने का संदेश दिया, उसके लिए प्रेरित किया है। अशोक ने अपने 14वें शिलालेख में 14 नंबर के जो शिलालेख है उसमें अपनी प्रजा को, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया, उसका संदेश दिया कि आप धार्मिक जीवन बिताइए। तो ये थे आपके अशोक के शिलालेख, जो कि 14 शिलालेख है, 7 स्तंभ लेख है। और 7 स्तंभ लेख में रुमिनदेही स्तंभ लेख सबसे छोटा स्तंभ लेख है, जो और सभी इसके जो अभिलेख हैं वो प्रशासनिक हैं। लेकिन रुमिनदेही जो स्तंभ लेख है, ये एक ऐसा स्तंभ लेख है, रुमिनदेही स्तंभ लेख एक ऐसा स्तंभ लेख है जिसका विषय आर्थिक विषय है, जिसका विषय आर्थिक विषय, और सबसे छोटा है स्तंभ लेख रुमिनदेही स्तंभ लेख। और इसमें बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सा स्तंभ लेख है? रुमिनदेही स्तंभ लेख है।
अशोक का रुमिनदेह स्तंभलेख बुद्ध के जीवन से संबंधित है, सबसे छोटा स्तंभलेख है। अशोक के सभी अभिलेख प्रशासनिक, यहाँ पे देखिए सभी अभिलेख प्रशासनिक और सामाजिक, लेकिन रुमिनदेह जो स्तंभलेख है वो आपका, इसका विषय जो है वो आर्थिक विषय है, इसका जो विषय है वो आर्थिक विषय है। तो ये थे आपके अशोक के अभिलेख। अभिलेख की क्लास हो गई। अगली क्लास में हम बात करेंगे पुष्यमित्र शुंग को लेकर। जय हिंद सभी को।